नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों की दुनिया में क्या रहा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से की बात। भारत नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करने सहित सेमीकंडक्टर, बड़े जल प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में अपनी साझेदारी की संभावनाओं पर फोकस। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का हुआ आदान प्रदान। देश से नक्सलवाद खत्म, लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए आदिवासियों को चुना। कांग्रेस से पूछा, आखिर इन 70 सालों में विकास की मुहिम से कैसे बच गए आदिवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पुडुचेरी में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत एनडीए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरलम का दौरा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मांगा वोट। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन और टीवी के प्रमुख विजय ने भी दाखिल किए अपने अपने नामांकन पत्र। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तेज हुआ वार पलटवार। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिलकर टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप। वहीं शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने भरा पर्चा। एक अप्रैल से शुरू होने जा रही जनगणना का रोडमैप तैयार। 2 चरणों में होगी आयोजित। पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, स्वयं गणना विकल्प भी मौजूद। पहले चरण में जुटाई जाएगी मकानों और उनकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की बड़ी छलांग। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 29 प्रोजेक्ट को मंजूरी। 14,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद। और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर किया साफ, भारत में तेल गैस की नहीं है कमी। जमाखोरी पर सरकार का सख्त एक्शन। 2 और एलपीजी कैरियर ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज किया पार। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के बीच सोमवार को बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से बात करके खुशी हुई। हमने भारत नीदरलैंड संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने सेमीकंडक्टर, बड़े जल प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में अपनी साझेदारी की संभावनाओं पर जोर दिया। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में देश को नक्सल मुक्त होने का ऐलान कर दिया है। कल यानी 31 मार्च को देश को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन रखी गई थी। उससे पहले आज ही अमित शाह ने संसद में ये बड़ी घोषणा की। लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस को देश में नक्सल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और आदिवासियों को विकास से वंचित रखने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने जिस समस्या को खाद पानी दिया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खत्म किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नक्सल मुक्त भारत, डेडलाइन से पहले संसद में गूंज। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। नक्सल मुक्त भारत, एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक डेडलाइन, 31 मार्च। इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा हुई। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने देश को रेड कॉरिडोर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया है। आपकी सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते इस देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को ग्रोथ कॉरिडोर देने का काम यहाँ पर किया। वहीं विपक्ष भी आक्रामक नजर आया। संसद में आरजेडी के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने परिस्थितियों का हवाला दिया, तो आजमगढ़ से सपा सांसद
धर्मेंद्र यादव ने जवानों की शहादत की बात की। नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। निश्चित तौर पर नक्सलवाद देश की बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या में हमारे हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। लाल आतंक की परछाई हटी, बस्तर विकसित हुआ। वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए बताया कि बस्तर से आज नक्सलवाद करीब समाप्त है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी आखिर इन 70 सालों में विकास की मुहिम से कैसे बच गए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता सिर्फ रणनीति से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए समग्र एक्शन प्लान लागू किया गया। एक तरफ सुरक्षा बलों की सख्ती तो दूसरी तरफ गांव-गांव तक पहुंचती सड़क, स्कूल, बिजली और इंटरनेट। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं को लागू करना इस जंग में सबसे बड़ा हथियार बना। नतीजा ये हुआ कि ताबड़तोड़ एक्शन से कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए और कईयों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की तस्वीर पेश की है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि यह गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक उत्कृष्ट भाषण है जो महत्वपूर्ण तथ्यों, ऐतिहासिक संदर्भों और पिछले एक दशक में हमारी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से परिपूर्ण है। दशकों तक प्रतिगामी माओवादी विचारधारा का कई क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद ने अनगिनत युवाओं के भविष्य को तबाह किया है। पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास के लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचे जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हम सुशासन को बढ़ावा देने और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेंगे। और जनगणना 2027 के पहले चरण के काउंटडाउन की शुरुआत भी हो गई है। आपको बता दें, 1 अप्रैल से शुरू हो रही ये जनगणना 2 चरणों में होगी। आज़ाद भारत में ये पहला मौका होगा जब जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। पहला चरण इस साल सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा तो दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। हिमालयी राज्यों में मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर इसी साल सितंबर में ही दूसरा चरण भी पूरा कर लिया जाएगा। इस बार होने वाली जनगणना में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जानकारी शामिल की जा रही है तो लिव इन रिलेशन में रहने वालों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। किसी भी देश का लेखा जोखा उसे आर्थिक, सामाजिक और विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में साल 2011 के बाद जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जो कि अपनी श्रृंखला की 8वीं जनगणना होगी। साथ ही आजाद भारत के इतिहास में ये पहली जनगणना होगी जिसे डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। इस काम के लिए 30 लाख से अधिक जनगणना कर्मियों को लगाया गया है। ये जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण, जो कि अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा, ये चरण राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही इसमें मकान सूचीकरण कार्य से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये स्वगणना मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी, जो कि 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान जनगणना 2027 आधुनिक काल में जब जनगणना की यात्रा प्रारंभ हुई है 1872 पहली जनगणना, उससे 16वीं है और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से डिजिटली स्वयं सूचना दर्ज कर सकते हैं
और वो 15 दिन की अवधि जब हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस राज्य या यूटी में प्रारंभ होगी उसके पहले की अवधि होगी, जिसमें कि स्वयं की सूचना हाउस होल्ड की सूचना दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना के दौरान लोगों को SEID प्राप्त होगी, जिसे जनगणना कर्मियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। हालांकि इस सब के बाद भी जनगणना कर्मी पहले की तरह ही घर घर जाकर जनगणना के कार्य को पूरा करेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में जनसंख्या के साथ साथ जातियों की भी गणना की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए ये संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गौरतलब है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी को सेंसस एक्ट 1948 की धारा 15 के अंतर्गत गोपनीय रखा जाता है। दिल्ली से दूरदर्शन न्यूज के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों की, यानी बात करते हैं जनादेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत असम के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएं। राज्य में घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है, ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये असम की पहचान, असम की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। एक किसानों की जमीन, आदिवासियों की, गरीबों की रोजी रोटी, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आप देखिए, कांग्रेस ने बीते दशकों में जो अवैध कब्जे होने दिए, इससे असम में कितनी परेशानी हुई है। हमारे आस्था के, सांस्कृतिक के स्थानों तक को उन्होंने छोड़ा नहीं है। किसानों की जमीनों को नहीं छोड़ा गया। जहां घुसपैठिए बढ़ जाते हैं, वो मेहनत मजदूरी के काम पर कब्जा करते लेते हैं। इससे जरूरतमंद लोगों को काम मिलना कम हो जाता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत ही पुडुचेरी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस डीएमके पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर दोनों दलों पर निशाना साधा। कांग्रेस और डीएमके वाले जानते हैं कि पुडुचेरी की जनता मौका नहीं देगी, ये जानते हैं। फिर भी हर सीट के पीछे लड़ रहे हैं। ये इसलिए लड़ रहे हैं ताकि अगर गलती से भी मौका मिला तो लूट से ज्यादा हिस्सेदारी मिल सके। आप लोगों को घर घर जाकर के, एक एक नागरिक को जाकर के मिलिए और साफ साफ बताइए कि कांग्रेस डीएमके यानी फैमिली फर्स्ट और बीजेपी एनडीए यानी पुडुचेरी फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। कांग्रेस के नेता दिल्ली के इनकी फर्स्ट फैमिली को ही खुश करने में लगी रहती है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। लिहाजा तमाम उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सियासी दंगल में जीत की हुंकार भर रहे हैं। वहीं भाजपा ने दिल्ली में टीएमसी की किलेबंदी करने की कोशिश की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक किस तरह से सियासी लड़ाई ने चुनावी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती हुई आगे बढ़ रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चुनावी हलचल ने राजनीतिक गलियारों में तपिश को और बढ़ा दिया है। बंगाल में दीदी की दादागिरी पर कमल के सिपाहियों ने टीएमसी की किलेबंदी करने की कोशिश की। भाजपा डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायतों की एक लिस्ट राउंड टेबल पर रख दी। भाजपा का आरोप है कि बंगाल में टीएमसी माहौल खराब कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने
जो हालात बना के रखा है उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, लिहाजा पर्चा दाखिल करने का दौर भी चल रहा है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने हल्दिया में भव्य रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। शुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश में कमल खिलने और भाजपा सरकार बनने का दावा किया। नंदीग्राम में मैं कितने वोटों से जीतूंगा ये आप लोग तय करेंगे। 2 बातें कह के जा रहा हूँ, इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखिए। 4 मई को पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है और बन रही है। और एक बात कह के जा रहा हूँ, नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी ममता बनर्जी हार रही हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। ममता बनर्जी जी को सत्ता से बेदखल करके ही बंगाल की जनता रहेगा। भाजपा के आक्रामक चुनाव प्रचार से बौखलाई ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के छाड़बो ना, मैं भाजपा को नहीं छोड़ूंगी। चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में जीतकर पूरे देश के लोगों को एकजुट करेंगे। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। दिल्ली पर कब्जा करना होगा। देश बचाओ। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनावी रण में सभी दलों के धुरंधर जमकर प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने पथुरिया घाट में चुनाव प्रचार कर जीत के दावे किए, तो मुर्शिदाबाद में आम जनता यूनियन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने भी खुद को ए टीम का कप्तान बताया। भाजपा नेता दिलीप घोष ने राज्य की लचर कानून व्यवस्था पर टीएमसी को निशाने पर लिया, तो वहीं बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने जीत का दावा किया। गैस का दाम बढ़ा रहा है बीजेपी, SIR में नाम काट रहा है बीजेपी। इससे बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। कोई किसी को बीटेन लिए है, नहीं ये टीम का कैप्टनशिप कर रहा है। बंगाल में संख्यालघु समाज पीड़ित है, आदिवासी, कुर्मी, सबके साथ इन लोगों ने ऐसा ही किया है। किसी का विकास नहीं हुआ है और सबको बंगाल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है कमाई के लिए। यहाँ की जनता कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया, ऐसा नौबत नहीं आई। इस बार के चुनाव में समर्थन मिलेगा। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। और जनादेश के बाद आइए रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस संकट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि गैस और तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। जो भी जमाखोरी कर रहा है उन पर लगाम लगाने के लिए भी एक्शन लगातार जारी है। सरकार ने अपील की है, ना पैनिक हो, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच जब दुनिया में तेल और गैस संकट की बात हो रही है, तो डर और अनिश्चितता की तस्वीरें जहन में कौंध रही हैं। लेकिन भारत में हकीकत इन सब से परे है, क्योंकि सरकार बार बार लोगों को भरोसा दिला रही है कि तेल और गैस के भंडार भरपूर हैं। सवाल कमी का नहीं, बल्कि कुछ लोग जमाखोरी कर इसे संकट बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश में पेट्रोल, डीजल, LPG, PNG की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिन के लिए केरोसिन के वितरण की अनुमति दी। हालांकि ये राज्य पहले केरोसिन मुक्त घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन 60 दिन की ये आपातकालीन व्यवस्था रसोई गैस पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है। सरकार सप्लाई को और मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी लगातार बातचीत कर रही है। Further proactive measures are being taken to diversify our sourcing bases with other than the Gulf countries like Russia, Morocco, Australia, Indonesia, Malaysia, Jordan, Canada, Algeria, Egypt and Togo etc. संकट के इस दौर में भारतीय कूटनीति की सफलता का परिणाम है कि खाड़ी इलाके से भी LPG से भरे जहाज लगातार भारत आ रहे हैं।
पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 और एलपीजी कैरियर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। हमारे 2 एलपीजी कैरियर्स BW टियर और BWL, इन दोनों ने वो रास्ता सफर तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। तेल और गैस को लेकर भले ही दुनिया के कई देश चिंता में हैं, लेकिन भारत में स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को राहत मिले, किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे, जहां वो गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम साणंद में GIDC अहमदाबाद में केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। मंगलवार 31 मार्च महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे, जहां वो गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। संग्रहालय कोबा तीर्थ के महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। महान सम्राट स्मृति को समर्पित इस संग्रहालय में 7 दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिनमें जैन विरासत और अहिंसा के मूल्यों से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। पीएम साणंद GIDC अहमदाबाद में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। जब संयंत्र के सभी चरण पूरे हो जाएंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। इस संयंत्र से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही गुजरात को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री इधर आएंगे और इस प्लांट को देश को समर्पित करेंगे और ये दिखाएंगे कि केन सेमिकॉन जो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको सपोर्ट किया कैपेक्स में, मशीनों में, कंस्ट्रक्शन में। इसके कारण हम आज इधर पहुंचे और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अब मेक इंडिया नहीं, हम मेड इन इंडिया में जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां एक और ये दौरा भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयासों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नवगठित जिले वाव थराद भी जाएंगे, जहाँ वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी हैं। कनेक्टिविटी में सुधार, आर्थिक विकास के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में ये सभी परियोजनाएं बेहद अहम मानी जा रही हैं। दीपक मेघना और अक्षय डोगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कोबा जैन तीर्थ स्थल में 31 मार्च को होने वाले सम्राट स्मृति संग्रहालय के उद्घाटन की जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि कल 31 मार्च को भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर कोबा तीर्थ में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। इस संग्रहालय के 7 खंड भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को समर्पित हैं। यहाँ अनेक दुर्लभ अवशेष, जैन कलाकृतियाँ और पारंपरिक विरासत संग्रह भी प्रदर्शित किए गए हैं। यह संग्रहालय उत्कृष्ट जैन संस्कृति और मानवता के प्रति जैन धर्म के योगदान को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साणंद GIDC में स्थित केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक्सपर्ट जानकारी साझा करते हुए लिखा कि केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए एक बार फिर साणंद आना सचमुच एक विशेष अनुभव है। इस प्लांट में कमर्शियल उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर का हब बनने की भारत की कोशिशों को और गति मिलेगी। यह हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को भी बल देगा।
और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में देश के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि अपनी स्थापना के 14 महीने के भीतर ही बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इस प्लांट ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि साणंद गुजरात में स्थित है, केन्स का, उसका उद्घाटन करेंगे। ये 14 महीनों में फाउंडेशन से लेके कमर्शियल प्रोडक्शन तक आया है प्लांट। बहुत ही तेज़ी से काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में, और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि एक जो अत्याधुनिक इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि हर तरह के प्रोडक्ट में काम में आते हैं चिप्स, उन चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में दूसरा प्लांट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कड़ी में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोमवार को इस योजना के अंतर्गत 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें कुल 7,104 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से देश में 84,515 करोड़ रुपए का उत्पादन और 14,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 29 नई परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्योग जगत को मंजूरी के परिपत्र प्रदान किए। इस बार मंजूर परियोजना में कैपिटल गुड्स, डिस्प्ले मॉड्यूल, रेयर अर्थ मैग्नेट, फ्लेक्सिबल पीसीबी और लिथियम आयन सेल जैसे रणनीतिक सेक्टर शामिल हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। We approved the next tranche of applications for electronics component manufacturing scheme, and with this we now have total of 75 factories, 75 projects which are approved for the ECMS program. Another major landmark today is out of the 75 project approvals, by now 28 projects have started construction already. 28 projects have started construction already. So that is a very major progress because people are very keen on achieving scale in the electronics component. इन 29 परियोजना में 7,104 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। अभी तक 75 परियोजना में 61,671 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी 75 परियोजना में 65,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं में 23 उत्पाद बनेंगे और 12 राज्यों में विस्तार हो चुका है। खास बात यह है कि आज देश के पहले पैसिव कैपेसिटर असेंबली यूनिट को भी मंजूरी मिली है। साथ ही देश के पहले मेक इन इंडिया रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यूनिट को भी मंजूरी मिली। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट यूनिट को भी मंजूरी मिली है। भौगोलिक रूप से ये निवेश देश के 8 राज्यों में है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दौड़ में सबसे आगे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग जगत से मेक इन इंडिया डिजाइन को अपनाने, स्वदेशी सप्लाई चेन को मजबूत करने और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की अपील की। On the semiconductor side also there is huge progress. The first plant of Micron was inaugurated by our Prime Minister on 28th February, and the second plant will be inaugurated tomorrow. Keynes is the semiconductor manufacturer there, and there too within 14 months from the day of foundation to commercial production, it shows our country's capabilities. It also shows our government's commitment, and it shows how much meticulous follow-up is happening in the industry. उद्योग संगठनों ने सरकार को बताया है कि पश्चिम एशिया संकट का फिलहाल भारत के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो 6 गुना वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में निर्यात 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश के दूसरे सेमीकंडक्टर यूनिट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट। और आपको बता दें, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नए कदम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत उर्वरक क्षेत्र में हरित अमोनिया के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में हरित अमोनिया उत्पादकों और उर्वरक कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इसे उर्वरक क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह पहल उर्वरक क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वैश्विक बाजार में भारत को हरित अमोनिया के प्रतिस्पर्धी उत्पादन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इस कदम से ग्रे अमोनिया से हरित अमोनिया के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह समझौता आर्थिक विकास की गति को तेज करेगा और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एनर्जी सुरक्षा आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। We are very much sufficient as far as fertilizer is concerned और हमारे भारत के किसानों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। यह अवसर एक नए तरीके से आज की साइनिंग से प्रारंभ होता है, क्योंकि हमने नए नए रिसोर्सेज ढूंढने। हम आज नए रिसोर्सेज के ढूंढने के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें इसमें अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ। ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में भी हमारा ग्रोथ भी हो रहा है, हमारा ग्रीन कवर भी ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो ओवरऑल एमिशन भी कम हो रहा है और उसके साथ ही साथ हमारा एनर्जी का भी ग्रोथ हो रहा है। हमने बोला था 2030 तक हम 50% थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करेंगे, वो 5 बरस पहले ही हमारा हो गया है। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी साझा की है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है। भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 2 श्रेणियां हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें स्क्रॉल और मेडल दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी जिसमें स्क्रॉल और प्लक प्रदान किया जाता है। नामांकन पूरे साल नेशनल अवार्ड्स पोर्टल के जरिए खुले रहते हैं और इसमें स्वयं नामांकन के साथ साथ थर्ड पार्टी नॉमिनेशन भी मान्य है। इस पुरस्कार के लिए व्यक्ति, संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, रिसर्च संस्थान, जिला प्रशासन और निजी क्षेत्र की संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। यानी देश के सभी नागरिक और संस्थाएं इसके लिए पात्र हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रिंट मेकिंग स्टूडियो छापांकन का उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने एनजीएमए के पहले प्रिंट मेकिंग आर्ट स्टूडियो छापांकन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निकोलस रोरिक के कालजयी कार्यों और सभी के लिए भगवद गीता पर आधारित विशेष पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। It's always a great honor and a pleasure for me to come to this institution, and especially this is the 72nd Foundation Day which we are celebrating by having all of you amongst us and by starting a new printmaking studio today. It's all something which is a beginning of great things to come ahead. We celebrate the success of this institution. We celebrate the contribution of this institution to the entire story of modern and contemporary art of India. आज
3-4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए जो इतिहास को भी परिभाषित करता है, समकालीन को भी परिभाषित करता है और आने वाले फ्यूचरिस्टिक सोच को भी प्रदर्शित करता है। जैसे प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप का होना अपने आप में एक अनूठा कदम है जो पहली बार एनजीएमए में मुझे लगता है कि किसी भी भारत के अन्य म्यूजियम में इस तरह के प्रैक्टिस नहीं करे जा रहे हैं, जो समकालीन छापाकारों को लेकर काम करना। तो 9 इंपॉर्टेंट प्रिंट मेकर्स को हमने पूरे इंडिया से बुलाया है। दे वर्क हियर फॉर द कमिंग 7 डेज, अभी आज से स्टार्ट किया है और ब्यूटीफुल एक अच्छा सा प्रेस मंगवाया है, एक अच्छा सा स्टूडियो बनाया है। और अब पराली का उपयोग सड़क निर्माण के लिए भी किया जाएगा। जी हाँ, CSIR के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए किसानों के खेतों से पराली लेकर उससे बायो बिटुमिन बनाया जाएगा। इससे सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम आधारित बिटुमिन के आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बायो बिटुमिन तकनीक हस्तांतरण के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। देश भर में 20 से अधिक कंपनियों को बायो बिटुमिन के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है। हमने दूसरी पद्धतियां भी विकसित की है कि जिनमें डायरेक्ट सीडिंग जैसी पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और धीरे धीरे बढ़ रही है। पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाएं घटी है, हरियाणा में भी कम हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कम हो रही है। लेकिन ये तो आप अद्भुत समाधान लेके आए। ये समाधान सचमुच में किसान की आय भी बढ़ाएगा। हमको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि अब दूसरों से हमको कुछ मंगाना नहीं पड़े। और ये पराली से रोड बनाने तक का सफर, ये सचमुच में ऐतिहासिक है, शानदार है। भारत में प्रतिवर्ष सड़कों के निर्माण इत्यादि में 88 लाख टन ब्यूटामिन का इस्तेमाल होता है और बहुत जल्द ये आंकड़ा 100 लाख होने वाला है। इसमें से लगभग 58% दूसरे देशों से आयात होता है और जब वो दूसरे देशों से आयात होता है तो इसकी लागत प्रतिवर्ष औसतन 25,000 करोड़ से 35,000 करोड़ है। यदि हम केवल 30% भी जो इस्तेमाल होने वाली ब्यूटामिन है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें आयात करना पड़ता है, उसमें बायो ब्यूटामिन जोड़ दें तो हमारी लगभग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की बचत होती है और वो भी आयात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रबी 2025-26 सीजन के तहत दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद के लिए 11,698 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। हरियाणा में चना 13,082 मीट्रिक टन और सरसों 3.60 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए 2,312 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की कुल 14.31 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए लगभग 9,341 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं कर्नाटक में कुसुम की 6,923 मीट्रिक टन खरीद के लिए 45.27 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत होगी, जिससे किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचने से राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि देश की ऊर्जा यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OALP का राउंड 11 अब शुरू हो चुका है, जिसके तहत देश की जमीन और समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों की खोज को नई गति मिलेगी। ये पहल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि OALP राउंड 10 के तहत करीब 25 ब्लॉक्स, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,82,589 वर्ग किलोमीटर है, पहले ही पेश किए जा चुके हैं। वहीं अब राउंड 11 में करीब 80,228 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र अन्वेषण के लिए खोला गया है। इस तरह दोनों राउंड को मिलाकर कुल 2,62,817 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज का रास्ता साफ हुआ है।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समुद्र मंथन विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य तेजी से बोली प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, अन्वेषण क्षेत्र का विस्तार करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से देश में तेल और गैस के नए भंडार खोजने में मदद मिलेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल भारत अपनी छिपी हुई ऊर्जा संपदा की खोज के मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिससे भविष्य में देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नई दिल्ली में रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेनको ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसकी जानकारी विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेनको से मिलकर अच्छा लगा। बैठक के दौरान दोनों ने आपसी व्यापक सहयोग को और आगे बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।